हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ट्राइबल्स के बारे में और बहुत सारी ट्राइबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह से हर्डर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या वो झूम कल्टीवेशन करने वाले हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया था। बेवार, ए टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये चीज़ें आपने नोट करने की। बेवर किसे कहते हैं? झूम खेती के लिए ही मध्य प्रदेश में बेवर का प्रयोग किया जाता है। टुक टू सेटल कल्टीवेशन। अब सेटल कल्टीवेशन कौन सी होती हैं? जो मतलब परमानेंटली कल्टीवेशन की जाती है, मतलब जिसमें खेत बदले नहीं जाते। लोग जो है फर्टिलाइज़र वगैरह का प्रयोग करके उसकी ग्रेजुअली उसका प्रयोग करते हैं, और कई बार वो उस पर क्या ले लेते हैं, अपना चार्ज भी ले लेते हैं। चार्ज का मतलब होता है कि उनकी लैंड जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। जब झूम खेती कोई भी ट्राइबल्स करता है तो उससे रिलेटेड जो ज़मीन होती है वो उनकी नहीं होती, लीगली डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती। क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते रहते हैं ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सेटल कल्टीवेशन है उसमें प्लग वगैरह का प्रयोग करने लगते हैं लोग, ज़्यादा मात्रा में खेती करनी शुरू कर देते हैं। और ये छोटा नागपुर में मुंडाज जो लोग थे वो ऐसा कर रहे थे, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे उन्होंने सा सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स एंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टीवेटर। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि जो ट्राइबल्स हैं, जो सेटल हो चुके हैं, जो झूम खेती वगैरह नहीं करते, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं गोंड और संथालों से। मतलब गोंड और संथाल ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं क्योंकि उन्होंने सेटलमेंट कर ली है, एक जगह बसना शुरू कर दिया है। जो इधर उधर घूम फिर के अपना भोजन तैयार करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं है। और उन्होंने ये सोचा कि इनको जल्दी जल्दी सिविलाइज किया जाए। देखो, सिविलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो बड़ी धीमी चलती है। एकदम बदलाव तो किसी एक फैमिली में नहीं आते। अगर आप अपने माता पिता को कुछ ऐसा करने की कहो जो समाज में नहीं होता, वो मानेंगे ही नहीं। तो कैसे जो लोग सदियों से एक प्रकृति में रहते आ रहे हैं, एक नेचर ऑफ वे ऑफ लाइफ है जिनका, वो कैसे बदल देंगे, कैसे एकदम सिविलाइज्ड हो जाएंगे? सिविलाइज्ड करने की प्रक्रिया फोर्सली नहीं हो सकती, उन्हें धीरे धीरे एजुकेट करके किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी गलती जो है अंग्रेज ऑफिसर्स ने ये कर दी। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी विल्ड और सैवेज। जो जंगलों में रहते थे उनको जंगली और असभ्य माना गया। दे वर नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। और अंग्रेज अफसर ने सोचा इनको भी सेटल किया जाए और सिविलाइज किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स लीव्स। जो कॉलोनियल रूल थे, उपनिवेशिक शासन थे, वो किस तरह से ट्राइबल्स के जीवन को प्रभावित कर रहे थे, ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। The lives of tribal group changed during the British rule. जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी वो ब्रिटिश रूल के अंडर चेंज होने शुरू हो गई। कैसे? What happened to the tribal chiefs? चीफ मैंने मुखिया। ट्राइबल के चीफ आज की तरह इलेक्शन लड़के नहीं होते थे। कोई भी उनको लगता कि ये समझदार एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको वो चीफ बना देते थे। लेकिन इन ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको चीफ को ही रिश्वत देना शुरू कर दिया कि आप ऐसा करो, इनको अपने गांव में ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ। और जो चीफ्स हैं वो ही जनता उनके विरुद्ध हो गई जब चीफ्स ने उनको ब्रिटिश के दबाव के अंदर लाकर बदलना शुरू किया। Before the arrival of the British in many areas, the tribal chiefs were important people. ब्रिटिश के आने से पहले जो चीफ्स थे उस एरिया के, किसी भी ट्राइबल का जो हेड होता है, ट्राइबल्स के जो रूल होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। अगर एक बार चीफ बना दिया तो उसका कहा सभी मानेंगे। किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो ट्राइबल्स के रूल तोड़ सके। इनके इतने भारी रूल नहीं होते, लेकिन जो भी होते हैं वो बड़े कठोर होते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी था। दे इंजॉयड ए सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। उसके पास बड़ी इकोनॉमिक पावर थी। इकोनॉमिक पावर का जैसे मान लो किसी सारे कबीले ने मिलकर शिकार किया, सारे कबीले ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की, तो वो
चीफ ही ये तय करता था कि किसको क्या मिलेगा। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल देयर टेरिटरी, जितनी भी बसावट थी उनकी, जितनी भी सीमाएं होती कबीले में, उस सब का प्रशासन देखता था। प्रशासन तो क्या था, जो मेंटेनेंस थी समाज की वो करता था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, उनकी अपनी पुलिस होती थी। एंड डिसाइड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड, और ज़मीन पर जो उनके अपने कानून थे, शहर जो सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून नहीं, बल्कि जो कानून वहाँ के चीफ ने या समाज के लोगों ने मिलकर बनाए थे, उनको मैनेज करने के लिए और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अगर कबीले के लोगों ने यह तय कर लिया कि इस जंगल नहीं कटेंगे इस एरिया के, तो नहीं कटते थे, ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने सबसे पहले फॉरेस्ट में ही नए कानून बनाने शुरू कर दिए। द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड, अब उनकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई। फॉरेस्ट पे कंट्रोल उनका था, इकोनॉमी उनके कंट्रोल में थी। अब अंग्रेज सरकार कह रही है कि हम अपने कंट्रोल में लेंगे, आप साइड हो जाइए। कंसिडरेबली they were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power. उनके पास अब थोड़ी जो टाइटल्स थे ना मुखिया वगैरह के, वो तो थे, लेकिन पावर उनके हाथ से चली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, और उन्होंने कहा कि आप कबीले के कानूनों की बजाय वो कानून मानिए जो ब्रिटिश ने आपके लिए बनाए। वो इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी होती नहीं है, उनको अपने ही कानून पता होते हैं, वो क्या जाने ब्रिटिश और उसके कानून को। शायद उनके कानून नाम की तो उनको चीज़ का भी नहीं पता होगा कि कोई कानून और कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू ब्रिटिश, और उन्होंने कहा कि जितने भी आप टैक्स वगैरह देते हो वो आप ब्रिटिश को दो। एंड डिसिप्लिन्स द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, वो उनकी सत्ता वो खो चुके थे। एंड हैड अर्लियर एंजॉय अमंगस्ट द पीपल, जो लोगों के बीच में उनकी मुखिया की स्थिति वो खो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति अब ब्रिटिश ने संभाल लिया था। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और इस तरह से जितने भी ट्रेडिशनल फंक्शन थे, परंपरागत रूप से मुखिया का काम होता, डिसीजन लिए जाते, किसी के मरने पर क्या डिसीजन लिया जाता है, समाज में हजारों तरह के डिसीजन लेने होते हैं। अब वो मुखिया इस काबिल नहीं था कि वो अपने डिसीजन ले सके, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर किसके पास आ गई, अब ब्रिटिश ऑफिशियल ने अपने आप ही ले ली। व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो अपने, वो तो हजारों सालों से फॉरेस्ट को अपनी चीज़ मांग रहे थे, जहाँ से पेड़ काटे वहीं खेती कर ली, उन्हें क्या पता क्या रोक टोक क्या होती। लेकिन अब रोक टोक होने शुरू हो गई, शिफ्टिंग खेती नहीं कर सकते भैया आप। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स होम। ब्रिटिश को ये अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि ये लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, उनका कोई फिक्स घर नहीं है, क्योंकि वो कानून के तहत लाना चाहते थे, घरों के नंबर देना चाहते थे, फिक्स करना चाहते थे, पॉपुलेशन भी उन्हें करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। दे वांटेड ट्राइबल, वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो ग्रुप में सेटल डाउन हो जाए एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर, और किसान बन जाए, जो सेटल हो, जो जमीन को जोते वहीं रहे। सेटल पीजेंट वर आइजर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि जो सेटल्ड लोग होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर शासन किया जा सकता है। देन पीपल हु आर ऑलवेज टू मूव, लेकिन बजाय उनके जो हरदम मूव करते रहते हैं उनको कंट्रोल में लाना मुश्किल होता है। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम द स्टेट, अब चाहते थे कि रेगुलर रेवेन्यू भी हमें मिलता रहे, टैक्स आता रहे, खेती करेंगे तो टैक्स भी देंगे, अगर घूमते फिरते रहेंगे तो टैक्स किससे हम लेंगे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप लैंड ले लीजिए और यहीं रहे। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, ताकि वो लैंड को माप सके। डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर आदमी को बता सके कि ये तेरी ज़मीन है। अगर मूव करते हैं तो वो ज़मीन भी उनकी नहीं होती, उनके लिए तो सारी ही ज़मीन अपनी होती है। आगे पहले पढ़ेंगे भील वोमेंस है, जैसे ये गुजरात में है भील, और वो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू इन मैनी फॉरेस्ट एरिया ऑफ गुजरात, अभी भी है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और उसमें लैंड साफ की जाती है पेड़ गिराकर, उसके बाद उनमें खेती की जाती है। समझ में आ गया इतना तक? ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो रेवेन्यू भी देंगे। सम पीजेंट वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स अदर टीनेंट्स, और कुछ किसानों को तो कह दिया कि आप लैंड ओनर हो, कुछ को कहा कि आप टीनेंट हो, मतलब किराए पे ले लो जमीन। एज यू सी इन चैप्टर 2 द टीनेंट्स वर पे टू रेंट टू द लैंड ओनर, और जो टीनेंट होते हैं वो लैंड ओनर जिनकी ज़मीन होती है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको रेंट पे ज़मीन उनसे लेते हैं और फिर वो खेती करते हैं। हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट्स, जो लैंड ओनर है वो स्टेट को टैक्स देता है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, जो ब्रिटिश की जूम कल्टीवेशन की पॉलिसी थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, वो सेटल नहीं कर सके उनको। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्केयर एंड सॉइल इज ड्राई, क्योंकि जो हल से खेती होती है वो बहुत मुश्किल थी, खासकर वहाँ जहाँ पानी की कमी थी और जो सॉइल भी थी वो भी ड्राई थी, सूखी थी। इनफैक्ट जूम कल्टीवेटर हु टुक टू प्लग कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। अब वो जो कल्टीवेशन वाले, हल जोतने वाले लोग थे वो बड़ा दुखी होते, क्योंकि अब उनकी भूमि इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सो द जूम कल्टीवेटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग वेदर देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और जूम कल्टीवेटर चाहते थे कि भाई हमें नहीं सेटल होना, हम जैसे चल रहे हैं, जैसे हम खेती कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। ठीक है। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलो देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, और इस तरह से जब ब्रिटिश को लगा कि नहीं भाई इनको तो इस तरह से नहीं, मुश्किल आ रही है और जूम खेती ही बढ़िया है इनके लिए, तो उन्होंने अलो कर दिया कि ठीक है आप जूम खेती ही कीजिए, काफ़ी विरोध के बाद। ट्राइबल वर्कर इन ए राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश में है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब आंध्र प्रदेश में ये कल्टीवेशन में लगे हुए। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो वन के कानून थे वो बनाने शुरू कर दिया, वन से रिलेटेड। और एक बात बताऊं, उनके बनाए हुए कानून आज भी चल रहे हैं, आप बड़े होकर उनके कानूनों के बारे में पढ़ोगे। फॉरेस्ट लॉज का उन पर क्या असर पड़ा, जो जूम खेती करने वाले लोग थे। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, जंगलों पर ही उनका जीवन डिपेंड था। जो ट्राइबल ग्रुप से वहीं रहते थे, वहीं के जो बैम्बूज वगैरह मिलते, पत्ते मिलते, पेड़ काट के वो अपने घर बना लेते, उनके चूल्हे में लकड़ियाँ, उनके खाने में जितना भी फ्रूट्स वगैरह, पीने का पानी, वो सब जंगल से आता। सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉज हैड कंसिडरेबल अफेक्ट द ट्राइबल लिव्स, और जब उनको हस्तक्षेप कर दिया जाता उनके लाइफ में तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्टेड, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बड़े चालाक थे, उनको पता था कि फॉरेस्ट एक बड़ा संसाधन है जिसको आप लकड़ियाँ बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, फैक्ट्रियाँ लगा सकते हो। उस टाइम टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की अब ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, फॉरेस्ट अब सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सरकार की प्रॉपर्टी है तो ट्राइबल्स उसमें सरकार की परमिशन के बगैर जा नहीं सकते, जिस तरह से चाहे वैसे यूज नहीं कर सकते। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट को बांट दिया। अब ट्राइबल्स को नहीं पता कि ये क्या बंटवारा हो रहा है, कि इस तरह भी कोई लैंड होती है, इस तरह के कोई फॉरेस्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, वहाँ से वो टिम्बर यूज, इमारती लकड़ी जो है उसका प्रयोग करना चाहते थे, जिसे ब्रिटिश बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहते थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलॉटेड टू मूव फ्रीली, आप स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते का मतलब यूज नहीं कर सकते जो चीज़ें आपको वहाँ से मिलती थी। अब क्या हुआ, अब जूम खेती करने वालों को नई लैंड के लिए उनको काटना पड़ता, वो फ्रूट भी कलेक्ट करते, जानवरों का शिकार भी करते,
हाउ आर जूम कल्टिवेटेड टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, वो कैसे अपने आप को बच सकते थे, जीवित कैसे रहे जब फॉरेस्ट उनका एक बड़ा संसाधन है, जंगल है जहाँ से वो सब कुछ प्राप्त करते हैं। अगर उसमें कहा जाए कि आप नहीं यहाँ जा सकते तो वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। हाउ आर जूम कल्टिवेटर सर्वाइव्ड इन ए सच सिचुएशन, मैनी वर देयर फॉर फॉरेस्ट टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, और बहुत सारे लोगों को तो दूसरी जगह जाने पड़ा काम की तलाश में और अपने जीवित रहने की उसमें। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, लेकिन जैसे ही एक बार ब्रिटिश ने स्टॉप कर दिया कि लोग यहाँ नहीं रह सकते फॉरेस्ट में, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम शुरू हो गई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग। अब लोगों ने इनकार कर दिया कि जो लोग हैं वहाँ नहीं जाएंगे, तो अब जो गवर्नमेंट थी ना वो खुद प्रॉब्लम में आ गई। कैसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर चाहिए थी, क्योंकि रेलवे के स्लीपर उन्होंने बनाने, आपने देखे हैं ऐसे रेलवे ट्रैक होती है इसके यहाँ वुड के, लकड़ी के, अब तो पत्थर के बनने लगे हैं। वो स्लीपर बनाने के लिए लोग भी तो ट्रांसपोर्ट करने थे। लोग मीन्स होते हैं लट्ठे, भारी तना जैसे होता है, ठीक है, वो कहाँ से आते? कॉलोनियल ऑफिशियल कम अप विद ए सोल्यूशन। अब कॉलोनियल जो ऑफिसर थे उनको एक सोल्यूशन नजर आया। दे डिसाइड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु lived in the village would have to provide labor to the forest department and took after the forest। उन्होंने एक बड़ी चालबाजी की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक टुकड़ा दे देंगे फॉरेस्ट का, उनमें आप जाओ, अपने जो भी शिकार वगैरह करो, फॉरेस्ट लकड़ियां लो, जूम खेती करो, बट आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमें रेलवे के लिए स्लीपर बनाने या वृक्षों काटना वो करना। So in many regions of the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor। इस तरह से जंगलों में एक गांव बना दिए गए जहां से उसे लेबर सस्ते दामों पर मिल सके, मजदूर ऐसे मिल सके जो सस्ते दामों पर उनके लिए काम कर सके। ठीक है। इन द लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड टू लिव, ये कोई पोएम है वेरियर एलियन की। वो बेगॉस एक ट्राइबल ग्रुप था सेंट्रल इंडिया में, वहाँ गए थे और ही वांटेड टू नो अबाउट देम, उनके बारे में वो जानना चाहते थे, देयर कस्टम एंड प्रैक्टिस के बारे में एंड उनके आर्ट्स और फोल्कलोर के बारे में। ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स, उसने बहुत सारे गीत वहाँ रिकॉर्ड किए एंड लैमेंट द हार्ड टाइम ऑफ बेगास, और ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे उनका जीवन हार्ड हो गया था, मुश्किल हो गया था। वो उस तरह के गीत वहाँ बनाए जाते थे, वो गाते थे, कहते थे इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट टू लिव, इस अंग्रेजों के ज़माने में हमें कैसा रहना मुश्किल हो गया। वो अपनी ज़ुबान में गीत गाते होंगे। हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कितना मुश्किल हो गया है जीना। इन द विलेज साइड द लैंडलॉर्ड, इन द गेट सिट द कोटवार, इन द गार्डन सिट द पटवारी, इन द फील्ड सिट द गवर्नमेंट। वो कहता है ज़मीन पर गांव में लैंडलॉर्ड है, गेट पर कोटवार है, कोतवाल जो पुलिस वाला होता है, गार्डन में बाग में पटवारी है, खेतों में गवर्नमेंट है, हर जगह सारे सरकार ही सरकार है। तो इस तरह से कितना मुश्किल हो गया है इस अंग्रेज़ों के ज़माने में जीना। टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काऊ, कैटल टैक्स भरने के लिए हमने अपने गायें बेच दी। बताओ भाई, टैक्स लगता है इसलिए कि आपके पास बहुत सारे जानवर है, इसलिए एक जानवर आप गवर्नमेंट को भी दे दो। लेकिन क्या है कि जानवर का टैक्स करने के लिए जानवर को ही बेचा जा रहा है एक कोई। टू पे फॉरेस्ट पे टैक्स वी हैव टू सेल बफेलो, वन का टैक्स भरने के लिए कि वन में जाने के लिए प्रवेश मिल जाएगा, हमने अपनी भैंस बेच दी। टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बुलक्स, भूमि कर भरने के लिए हमने अपना बैल बेच दिया। हाउ आर वी गोट, हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करें, टैक्स ही टैक्स रह गया। कितना मुश्किल हो गया है अंग्रेजों के ज़माने में जीना।
बहुत अच्छे तरीके से गाया होगा। ठीक है, देखो भाई आपको मैं ट्राइबल लड़कियां दिखाती हूँ, इनका किस तरह की ड्रेसेस हैं, कि गले में कितनी हैवी ज्वेलरीज डाली हुई है, ये कानों में इसने ये डाला हुआ, देखो किस तरह से उनके कान बीन दिए जाते हैं, और ये अपना घरेलू काम कर रही हैं। ठीक है, मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट। अब जब जीना मुश्किल हो जाता है तो कितना भी, वो कहते हैं ना, इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। तो जब भूखमरी के लाले पड़ गए तो बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने कॉलोनियल जो फॉरेस्ट रूल थे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने शुरू कर दी। जैसे बिरसा मुंडा का एक उदाहरण है, दे डिसोबे द न्यू रूल। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, आपने कहा कि ये रिजर्व इलाका है, हमें नहीं पता रिजर्व क्या होता है, लेकिन हम तो जाएंगे। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल। वो चीज़ करते रहे जो इलीगल है, उनको पता ही नहीं था कि ये इलीगल है। जैसे एक रशियन एंटोन चिखो की कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति नट चुराता है ट्रैक से, और उसको पता ही नहीं है कि वो जुल्म कर रहा है और ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये रेलवे वाले चोर हो सकते हैं, ये तो मैं कई साल से कर रहा हूँ काम। तो इस तरह से उनको पता ही नहीं कि ये इलीगल कब हुआ, उनको तो लीगल ही लग रहा था, वो तो पैदा हुए उनके पुरखे तब से यही काम कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन, और कई बार तो खुला विद्रोह हो गया। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन असम। एक गांव था सोनग्राम संगमा, 1906 में असम में वहाँ रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।